हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ ये हर आपके एग्जामिनेशन में आने वाला सब्जेक्ट है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और साथियों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, आप किसी भी लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप फेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और आज हम इसमें बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। खास करके जो भी बातें हम यहाँ पे करेंगे, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच की सारी घटनाओं को हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, बल्कि ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको डिगलॉट में मिलने वाला है। हिंदी में अभी दिख रहा है, अभी इसके बाद आप नीचे चलेंगे, हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी। स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच में फॉल कर रहा है। सबसे पहला हमारे पास दे रहा है, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सभी के सभी ये वन लाइनर के ही अकॉर्डिंग्स में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर में हमें हर एक चीज देखने के लिए मिल जाता है। जैसे पहला हमारा वन लाइनर है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19। सबसे तो पहले हमें बता दिया अनुच्छेद 19 के बारे में बता दिया कि आर्टिकल 19 है कहा। तो हम सबसे पहले हम इसके रेंज के बारे में जान जाए कि आर्टिकल नंबर जो 19 दिया है ये किस आर्टिकल से लेकर के और किस आर्टिकल के बीच में ये फॉल करता है। सबसे तो पहले हम बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पार्ट दिए गए हैं, ठीक। तो ये पार्ट नंबर 3 का ये मामला है। सबसे तो पहले आपको पता चल गया कि ये पार्ट 3 का मामला है। पार्ट 3 में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक का ये मामला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जब पार्ट 3 आपको पता चल गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में ये फॉल करने वाला मामला है। मीन्स कि जो हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, मीन्स कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच का ही ये मामला है। तब आपको समझ में आ गया, अच्छा ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, हमारे मूल अधिकारों की बात कर रहा है। और मूल अधिकार हमारे कहां से कहां तक दिए हैं, तो मूल अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में हमको दे रखे हैं। उसी में एक स्पेसिफिक आर्टिकल आपको दिख रहा है, आर्टिकल नंबर 19, और ये बहुत बड़ा आर्टिकल है और हम इसी आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने के लिए मिलेंगे, तमाम प्रकार के आपके पास फ्रीडम होंगे। तो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नागरिकों की बात कर रहा है, विदेशियों की बात नहीं कर रहा है, जो हमारे देश में नागरिक हैं। अब फिर कहेंगे कि नागरिक कहां पे दे रखा है, तो फिर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 के पास लेकर के जाऊंगा। कहां पर लेकर जाऊंगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 2 के पास लेकर जाऊंगा। और पार्ट नंबर 2 में कहां से कहां तक आपको नागरिकता दे रखा है, सिटीजनशिप दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 के बीच का इसका रेंज है। इसी के बीच आपको नागरिकता देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट 3 को ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ आपने पार्ट 2 को भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब रेंज एनालिसिस की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कभी कभार किसी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन टकरा जाता है कि रेंज से रिलेटेड मामले आपसे पूछ दिए जाते हैं, और एट दैट टाइम आपको अगर रेंज नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप गलती करके आ जाएंगे। और आपको रेंज पता है तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने दिखने लगेगा। इसीलिए मैं जो भी चीज बता रहा हूं पार्ट के साथ ही साथ उस रेंज से लेकर के उस रेंज के आर्टिकल के बीच के मामले को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे पहले बता दिया कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, अनुच्छेद अगर 19 की बात करते हैं तो इसके तहत सभी नागरिकों को, आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई हैं, और इसी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को हम एक एक करके यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि जब जब हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, खास करके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 को पढ़ेंगे, तो ये सभी विदेशियों को भी
नहीं दिया गया है। ये दिया किसको लिए गया है, ये अधिकार किसको दिया गया है, तो सिर्फ हमारे सिटीजनशिप को दिया गया है, जो हमारे भारत के नागरिक होंगे उन्हीं को दिया गया है। और वो नागरिकता हमको कहां से कहां तक डिफाइन कर रखा है, तो हमारा नागरिकता जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच में हमारा नागरिकता का मामला फिट हो रहा है, वही की बात यहाँ पे कर रहा है। अब देखिए कौन कौन से अधिकार हमारे पास दिए गए हैं। हमें अधिकार दे दिए गए हैं तो हमें अधिकार पता भी तो होने चाहिए कि आखिर में कौन कौन से अधिकार, 6 ठो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमको दे रखे हैं। पहला जो अधिकार आप लोगों को दे रखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा अधिकार होता है, मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर अधिकार कोई होता है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है, और ये अधिकार सबसे पहले हमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में। अगर हम आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं तो क नंबर में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखा है। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 पार्ट क के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर अधिकार आप देखेंगे, जो 6 अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, कह रहा है शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। भाई आप शांतिपूर्वक और बिना किसी युद्ध के आप क्या कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, धूमधाम से करिए। तमाम प्रकार के सम्मेलन कराए जाते हैं, तमाम प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक दिन हुआ करता है, लेकिन किस तरह से होता है, शांतिपूर्वक होता है। ये नहीं कि हम तलवार रखे हैं छुपा करके और मैं कह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा आर्टिकल नंबर 19 है, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। करना तो है आपको दे दिया है पावर, लेकिन कैसे करना है, तो शांतिपूर्वक करना है। और ये बात आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट नंबर ख कहिए या पार्ट नंबर बी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले की हम बात करेंगे तो क वाले में क्या था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा था। दूसरे में शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता के बारे में हमसे बात कर रहा था। तो 2 चीजों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। तीसरी की बात हम करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। भैया हम कोई भी संगम बना सकते हैं, कोई भी हम संघ बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता हमें कहां पर दे रखा है, तो इसकी भी स्वतंत्रता हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सी वाले में दे रखा है। ABCDE इस तरह से दिया हुआ पूरा लिस्ट, तो ये कहां पर दे रखा है, ग कहिए या फिर सी कहिए, सी नंबर वाले में ये दे रखा है। फिर रिवीजन करते हैं, पहले में कर रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, कर रहा है दूसरे वाले में कि शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता आपके पास है, धूमधाम से आप सम्मेलन करिए, लेकिन शांति होनी चाहिए। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहा है। अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आप कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। साथ ही साथ तीसरे वाले में कह रहा है कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दे रखा है। 3 आपने पढ़ा, तीनों मामला क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए चौथे मामले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता भी यहां पर दे रखा है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी स्वतंत्रता होती है भाई, तो भारत के राज्य क्षेत्र में, अगर हम भारत की राज्य की बात करते हैं, राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, आप पूरे भारत में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 के ही अंतर्गत प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा चौथा नंबर का राइट हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और ये राइट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चले कि आपको मना कर दिया जाए कि आपको जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, आपको तेलंगाना नहीं जाना है, आपको मध्य प्रदेश नहीं जाना है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा मामला है भाई कि हमारे ही देश में, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं पूरे के पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं देश का नागरिक हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में हमको डिफाइन करके बताया गया है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 के बीच में बताया गया है। मैं उसी में फॉल होने वाला भारत का नागरिक हूं, और मुझे MP जाने से रोका जा रहा है, मुझे छत्तीसगढ़ जाने से रोका जा रहा है, मुझे बिहार जाने से रोका जा रहा है, मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाने से रोका जा रहा है। ये कैसी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता
नहीं हो सकती है। इसीलिए यहां पे आपको दे दिया गया है चौथे वाले पार्ट में कहा जा रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आप आबाद कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, स्वतंत्रता यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये चौथा नंबर का यहां पे आपको अधिकार दिया जा रहा है और ये अधिकार आप सभी लोगों के लिए आप समझ सकते होंगे कि कितना अच्छा है। साथ ही साथ दे रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास बस जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ई वाले में, ई कहिए या फिर अंगा कहिए, यहां पे आपको दे रहा है। कह रहा है कि ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। मन है भाई, मैं घूमते घूमते मैं कश्मीर गया या मैं मध्य प्रदेश गया, मुझे एमपी बहुत भा गया, अब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे एमपी या छत्तीसगढ़ या बिहार या राजस्थान जहां पे भी मैं घूमने गया यहां पे भाग गया, मुझे यहीं पे नौकरी भी किस्मत से मिल गई, मैं यहीं पे करने लगा, मैं यहीं पे घर भी खरीद लिया, यहीं पे मैं रहने भी लगा। तो उसी की बात यहां पे अंगा वाले में कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, किसी भी भाग में आप क्या कर सकते हैं, जाने के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसा कोई नहीं आपको मना करेगा कि नहीं 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 आप इस भाग में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। साथ ही साथ आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई साहब आपको यहां पे बसने की अनुमति तो नहीं दी जाएगी। हमको अनुमति कौन दे रहा है? तो हमको अनुमति दे रहा है हमारे भारत का संविधान। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) अंग हमको यहां पे अधिकार दे रहा है कि मैं किसी भी जगह पे जाकर के क्या कर सकता हूं, बस सकता हूं। बस मैं जाकर के बस सकता हूं जब तक हम कोई रोजगार, कोई हम कमाने का साधन हमारे पास नहीं रहेगा, जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे तब तक किसी शहर में हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी अधिकार आपके पास यहां पर दे रहा है। कह रहा है वित्तीय उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भी हमको प्रोवाइड कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 19 आप सभी लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक छोटे बड़े अगर आप एग्जामिनेशन को उठा करके देखेंगे तो हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा गया। एक एक क्लॉज को यहां पर पूछने का काम किया गया है कि अच्छा चौवाले में क्या दिया गया है। तो चौवाले में दिया गया है कि वित्तीय उपजीविका एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड कर रखा है। अच्छा अंगा वाले में क्या दिया है? तो अंगा वाले में दिया है कि कहीं पे भी हम जाकर के भारत के क्षेत्र में कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं। साथ ही साथ कह रहा है उपरोक्त 6 स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जब जब भारतीय नागरिक की बात करेगा तब तब मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 के पास लेकर के जाऊंगा, उससे मैं आपको जोड़ता रहूंगा। जितने बेहतर तरीके से आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 से मैं आपको जोड़ूंगा, उतना ही बेहतर तरीके से यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्योंकि नागरिकता की जब बात करेगा, जब नागरिकों की बात करेगा, या तो हम जन्म से यहां पे नागरिक हो सकते हैं या फिर हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिक हो सकते हैं। जिस तरह से भी हम नागरिक हो सकते हैं उसी नागरिकता की बात यहां पे की जा रही है। और ये उपरोक्त जो भी 6 चीजें आपके लिए प्रोवाइड किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त किया गया है, भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। अन्य किसी विदेशी को यहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये अधिकार नहीं दे दिया गया है कि कोई विदेश से आया, कोई अमेरिका से आया और हमारे देश में क्या करना चाहता है, बसना चाहता है तो बस सकता है। ऐसा अधिकार हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं प्रोवाइड किया गया है और आज तक ऐसा देखने को भी हमको नहीं मिलता है कि कोई विदेश से आया और हमारे देश में रहने लगा, जमीन खरीद लिया यहीं पे। ऐसा हमको देखने के लिए भी नहीं मिलता है और ऐसा हमारा भारत का संविधान हमको परमिशन भी नहीं देता है। तो ये चीज आपने यहां पर देखा। कह रहा है यह स्वतंत्रता न तो विदेशी व्यक्तियों को और न ही कृत्रिम व्यक्तियों को जैसे कंपनी आदि को दिया गया है। न विदेशी व्यक्ति को दिया गया है, न कोई हम फर्म बना लेते हैं या कोई भी हम जैसे कि कंपनी बना लेते हैं, कृत्रिम व्यक्ति बना लेते हैं जिसमें कंपनी आ जाता है, कारपोरेशन आ जाता है। ऐसे लोगों को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो आपने देखा आर्टिकल नंबर 19 का, आर्टिकल नंबर 19 आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मस्ट होना चाहिए। आप सभी को याद होना चाहिए कि 6 के 6 बातें हमारे लिए क्या प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम आगे नेक्स्ट वन लाइनर को देखेंगे और जो भी वन लाइनर मैं आपके सामने साथियों डिस्कस कर रहा हूं इसका कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वन लाइनर को हम देखते हैं। कह रहा है ये जो स्वतंत्रताएं हमको दिया गया है, ये जो अधिकार हमको दिया गया है, ये क्या, ये एब्सोल्यूट राइट हमको दे दिया गया है या इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखा गया है? हम उसी की बात कर रहे थे। हम कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों से कह रहे थे कि जो भी अधिकार दिए गए हैं, क्या ये अधिकार हमारे लिए एब्सोल्यूट राइट का काम करते हैं या इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है? उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंतिक नहीं है। यहां पे साफ साफ बता दिया कि ये एब्सोल्यूट पावर आपको नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कहा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगा करके रखा गया है। सरकार पार्लियामेंट को लग रहा है कि नहीं वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, तो धूमधाम से वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे संविधान में तो हमको कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 में तो हमसे कहा गया है आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये भी तो खड़ा है डंडा लेकर के कि मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा, युक्त निर्बंधन मैं वहां पे लगाने का काम करूंगा। और जहां पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है वहां पे मामला कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे आप मॉल में कोई चीज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पे साफ साफ आपको बता दिया जाता है भैया फ्लैट 50% डिस्काउंट है। आप जब सामान को देख लेते हैं ये अच्छा लगता है, भैया इस पे 45% ही डिस्काउंट था, 40% ही डिस्काउंट था। वहां पे अंदर से क्या किया जाता है, कुछ उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखे जाते हैं। सेम एज यूजुअल आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलता है कि एब्सोल्यूट राइट आपको यहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब मैं आपसे ये चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एट दैट टाइम आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उस रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो राइट्स हम लोगों ने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 के तहत, जो 6 राइट्स हम लोगों ने नागरिकों को दे रखा है, क्या वो सभी के सभी राइट्स क्या उनके पास एब्सोल्यूट राइट है, वो अत्यंतिक अधिकार है, या उस पर किसी भी प्रकार का कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आपका आंसर यही होना चाहिए कि वहां पे क्या किया गया है, वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा करके रख सकता है। यहां से आपको एक दे देगा कोटेशन, यहां से लेकर के यहां तक का आपको एक दे देगा वन लाइनर। आपको वहां पे रीजन पढ़ना होगा और उसी के भी पे आपको आंसर देने की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। ये चीज भी आप यहां से सीखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आगे यहां पर देखिए, आगे यहां पे क्या कर रहा है, कह रहा है संविधान में युक्त निर्बंधन का कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। अब आप कहेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, तो मैं क्या, भारत का संविधान भी कह रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कोई भी परिभाषा नहीं होता है। जब हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट को याद करेंगे। जी हां साथियों, यहां पे हम आपको कोट करना चाहते हैं, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में। वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, पार्लियामेंट एकदम कांप गया, कह रहा भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं? जज साहब प्लीज हमें बता दीजिए कि क्या क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो एपेक्स कोर्ट ने हमारे कहा देखिए जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। मैं अभी से किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मान सकता। मैं ये नहीं कह सकता ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती हैं। वही सेम एज यूजुअल यहां पे लागू होता है। युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की कोई भी परिभाषा नहीं होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके आपके इंटरनेट को भी बंद किया जा सकता है। यही होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जहां जरूरत लगे वहां पे हम उसको बंद कर सकते हैं। और ये पावर किसके पास होती है? या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है उसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये सभी की सभी पावर होती हैं। तो यहां पे साफ साफ ये बता दिया गया कि संविधान में युक्त निर्बंधन का कोई परिभाषा नहीं किया गया। यह प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसा मामला रहेगा, मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसा भड़क गया, अब इस हिंसा को शांत कराने के लिए नेट को बंद किया जा सकता है। आप कहेंगे कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट
जैसा तो अभी है नहीं, ये हमारा राइट है। इंटरनेट पाना हमारा राइट टू एक्सेस इंटरनेट हमारा राइट हो गया है, और आप हमारे राइट के साथ क्या कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, हमारे राइट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये अपना डंडा लेकर के खड़ा है कौन, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहेगा भैया हमें युक्त युक्त निर्बंधन लगाने का भी राइट है, और वहां पे वो क्या करेगा, युक्त युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी अपना इंपोज करेगा और इंटरनेट को बैन भी करा देगा। तो ये सभी की सभी बातें आपको लेकर के चलने पड़ेंगी। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं। कर रहा है स्वतंत्रताओं पर लगाया गया निर्बंधन युक्त युक्त है अथवा नहीं। सबसे तो पहले हमें यह देखना पड़ता है, सरकार हर बार तो इंटरनेट नहीं बैन कर सकती है ना। अब देखना पड़ता है कि जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, इस स्वतंत्रता पे किस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, किस प्रकार का निर्बंधन लगाया गया है। जो लगाया गया है क्या वाकई में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, कि बस वैसे ही कह दिया गया है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और इसको समाज को देखते हुए लगाना जरूरी है। साथ ही साथ कह रहा है स्वतंत्रताओं पर लगाया गया निर्बंधन युक्त युक्त है अथवा नहीं। इस संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार न्यायालय को है। कोर्ट ही बता सकती है कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। देखिए, हम एक आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण रखना चाहते हैं। अभी आप लोगों के साथ कोविड का एक मामला चल रहा था। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कोविड को खूब धूमधाम से झेलने का काम किया है। क्यों इसलिए झेलने का काम किया है? क्योंकि सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं उससे परेशानी सबको मिली है। कहीं कुछ बंद तो कहीं कुछ बंद, तो कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हमको देखने के लिए मिला। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो सभी के सभी रीजनेबल टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। भैया अगर वहां पे मिल गया है कोई भी कोविड का पेशेंट, उस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित कर दो। जैसे ही हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता था, वहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकता था। क्यों? युक्त युक्त कारण था। भैया जो वो एक्ट था, जो कोविड हुआ था, वो मैलिग्नेंट एक्ट था। वो स्प्रेड कर रहा था काफी तेजी से। हम जाएंगे हमको हो जाएगा, फिर मैं कहीं जाऊंगा किसी तीसरे व्यक्ति को हो जाएगा, फिर वो कहीं जाता है तो चौथे आदमी को। इसीलिए हॉट स्पॉट जोन घोषित किया गया था कि ये स्पॉट हॉट जोन हो गया है, यहां पे अब आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं मैं तो जाऊंगा। क्यों जाएंगे? जब वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है, युक्त युक्त कारण जो निर्बंधन होना चाहिए वो निर्बंधन लगा दिया गया है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं? आपको नहीं जाना है। और इसका अगर निर्णय करना पड़ेगा कि वाकई में जो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस था या नहीं, इसका जांच और पड़ताल कौन करेगा? तो इसका जांच और पड़ताल हमारा न्यायालय करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि नहीं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो सरकार ने अपना इंटेंशन पूरा करने के लिए लगवाया था। ऐसा हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप अथॉरिटी नहीं है। हमारी अथॉरिटी कौन है इसको बताने का? तो इसकी अथॉरिटी बताने का हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है। कोर्ट ऑफ लॉ ही बताएगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा था वो रीजनेबल था कि नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो भी मामले अभी तक मैंने आपके सामने रखने का एक एक करके प्रयास किया, इन सभी मामलों को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं कि क्या यहां पर दिया है। फर्स्ट देखिए, कर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब एक एक चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। जब हम बात करते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भैया वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है? किसको हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं? आप सभी लोगों को पता है साथियों, जो प्रेस, जो न्यूज़पेपर में आता है, ये क्या होता है? ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। कोई पत्रकार क्या होता है, कहीं जाता है, कहीं से रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग करने के बाद वो जो चीजें उन्होंने एनालिसिस किया, जो चीजें उन्होंने अपने देखा, जो चीजें उन्होंने समझा, उसको क्या किया? पेपर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन्होंने छाप दिया। हमारे पास एक केस भी आता है, इंडियन न्यूज़पेपर का एक मामला आता है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला आता है। हमारे पास तमाम प्रकार के मामले देखने के लिए मिलते हैं जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। कर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ऐसा नहीं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस के पास भी है। और यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये बताइए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही है या प्रेस को भी है? मीडिया, प्रेस की बात करते हैं, जो अखबार होती है, जो मीडिया होती हैं, क्या उनके पास भी है? तो आप कहेंगे हाँ, उनके पास भी होती है अगर हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्योंकि बात यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत ये प्रेस भी हमारा आता है। कर रहा है जिसके तहत कोई व्यक्ति समाचार पत्र के शब्दों से, लेखों से, मुद्रणों से, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करता है, इसी को हम लोग वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं। जब जब हम साथियों न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं शब्द लिखे होते हैं, कोई ना कोई हमारे लिए आर्टिकल लिख करके आता है, उस आर्टिकल को क्या किया जाता है? छपाई किया जाता है। कोई ना कोई हमें साइन देखने के लिए मिलता है, कार्टून बना दिया जाता है। अभी नया कार्टून बना करके पेश किया जा रहा है अमित शाह जी का, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उनका कार्टून बना करके पेश किया जा रहा है कि उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने क्रिसमस डे पे नया तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है? तो 3 नए कानून हम लोगों को दे दिए हैं। आईपीसी उन्होंने दे दिया, उन्होंने सीआरपीसी दे दिया, साथ ही साथ उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट नया, ये तीनों के तीनों नए कानून उन्होंने क्या कर दिया? दे दिया। कब दे दिया? तो इसी सेंटा क्लॉज बन करके आए थे और इसी 25 दिसंबर को वो दे करके चले गए। तो इस प्रकार से क्या आ रहा है? वहां पे चिन्हों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से चीजों को क्या किया जा रहा है? अभिव्यक्त किया जा रहा है, लोगों के सामने उन सभी चीजों को रखने का काम किया जा रहा है। तो ये सभी के सभी कंटेंट हमारे कहां पे आएंगे? तो ये सभी के सभी कंटेंट हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत इन लोगों को हम लोग काउंट करते हैं। आगे देखिए, आगे वन लाइनर में क्या लिखा है। आगे के वन लाइनर को अगर हम देखते हैं तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का भी अधिकार के अंतर्गत आता है। जानने का भी अधिकार इसके अंतर ही निहित होता है। ऐसा नहीं है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ और होती है और जानने का अधिकार कुछ और होता है। इसी के अंतर्गत उसको भी शामिल किया जाता है। किसी भी चीज को जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, सूचना पाने के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बताइए कि इंडियन आर्मी किस कब हमला करने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, हमको कृपया बता दीजिए। हमें जानने का अधिकार है, और ये जानने का अधिकार कौन हमें दे रहा है? तो हमें जानने का अधिकार भारत का संविधान दे रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो जानने का अधिकार होता है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सभी को वो अधिकार नहीं दिया जाता है। जो जानने का अधिकार आपको दिया गया है, साथ ही साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाया गया है। तो ये सभी के सभी चीजों को आप यहां पर देख रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए, कह रहा है चुप रहने का अधिकार। अभी तक तो कह रहा था कि बोलने का अधिकार, अब कह रहा है कि चुप रहने का अधिकार, साइलेंट रहने का अधिकार। ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, हमारा जनगण मनगढ़ चल रहा है, मैं नहीं गा रहा हूं, मैं एकदम शांति से मुद्रे में खड़ा हूं, मैं सुन रहा हूं, हर एक चीज फॉलो कर रहा हूं, मैं मेरी इच्छा, मैं नहीं गा रहा हूं। उसी की बात कर रहा है। चुप रहने क्या अधिकार के बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं चुप रहने के अधिकार के बारे में क्या क्या चीजें यहां पे दे रहा है। कह रहा है कि चुप रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर निहित है। यह भी उसी के अंतर्गत शामिल होता है। चुप रहने का अधिकार भी जो होता है, यह भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल रहता है। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और यह मामला हम लोगों ने कहा देखा था? यह मामला हम लोगों ने देखा था इमैनुअल बनाम केरल राज्य का एक मामला आया था, जहां पे क्या चल रहा था, जहां पे हमारा नेशनल एंथम प्ले किया गया था। और नेशनल एंथम क्या चल रहा था? नेशनल एंथम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इमैनुअल बनाम केरल राज्य का हम मामला देख रहे हैं, वहां पे जो लड़के थे वो एकदम स्टेट मुद्रा में खड़े थे, हाथ भी बंधा था, हर एक चीज था, रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारे नेशनल एंथम को, लेकिन वो गा नहीं रहे थे, वो जनगण मन बोल नहीं रहे थे मुंह से। तो वहां पे ये केस हुआ था कि आप लोग खड़े हैं, गा आप क्यों नहीं रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया कि चुप रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर निहित माना जाता है। तो यह मामला आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमैनुअल बनाम केरल राज्य के अगर हम मामले को देखते हैं, जो कि 1986 में आप लोगों के लिए आया था। ये सभी के सभी मामले जो भी मैं बता रहा हूं, ये सभी के सभी मामले आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज फहराना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों का
मूल अधिकार है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे फहराने का हमारा क्या है, नागरिकों का अधिकार है। भाई मेरा देश है, मेरा फ्लैग है, हम नहीं फहराएंगे तो क्या विदेशी फहराएंगे आकर के? नहीं, ये हमारा देश है, हमारा झंडा है, हम इसको फहराएंगे और ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा मूल अधिकार है। आप सभी लोगों को पता है कि एक मामला आया था साथियों, बहुत पुराना तो मामला नहीं है, 2004 में एक मामला आया था, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल या नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। ये जिंदल कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है कि जिंदल कंपनी क्या बनाती है साथियों, तो बहुत से प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें सबसे ज्यादा उनका फेमस प्रोडक्ट है सरिया। जो घर बनता है सरिया लगता है तो जिंदल कंपनी का, जिंदल पैंथल कंपनी का सरिया आता है, उसी कंपनी का यह मामला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान पे झंडा फहरा लिया। प्रतिष्ठान का मतलब आप समझ रहे हो, उन्होंने अपने कंपनी के ऊपर क्या कर लिया, राष्ट्र का झंडा फहरा लिया। 2004 में यह मामला आया कि आप झंडा नहीं फहरा सकते हैं, आपको झंडा फहराने की अथॉरिटी नहीं है, उसी से रिलेटेड यह मामला आया था। आइए देखते हैं, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का मामला यहाँ पे आया था। तो इस मामले के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। साथ ही साथ कह रहा है कि बंद का आह्वान एवं आयोजन असंवैधानिक है। जो लोग होते हैं जो बंदी का आह्वान करते हैं ये असंवैधानिक होता है। बंदी का आह्वान कोई नहीं कर सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बुला रहा हूं भारत बंद, कौन सा मजाक है भैया, क्या चल रहा है देश में? देश का संविधान है, देश हमारा किससे चलता है? हमारा देश हमारे भारत के संविधान से चलता है, किसी एक पार्टी से, किसी एक लोग से हमारे देश का संविधान नहीं चलता है। हमारा देश कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं अधिकार देते हैं। अगर आप भारत को कह रहे हैं कि आज भारत बंद रहेगा तो इसको हम क्या मानेंगे, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, इसको आप नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ चिल्ला करके कह रहा है कि जो बंदी का आह्वान होता है ये असंवैधानिक आह्वान होता है और यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं, बंदी करने का अधिकार भी हमारा है और ये हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी अधिकार आप सभी लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कोई कहता भी है कि भारत बंद हो या उत्तर प्रदेश बंद हो या मध्य प्रदेश बंद हो या बिहार बंद हो तो ये क्या है, ये असंवैधानिक है। इसकी मान्यता भारत का संविधान हमको नहीं देता है और नहीं देगा। इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमको यहां से रिलेटेड केस भी देखने के लिए मिलता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार एंड अन्य का मामला भी हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। यहां पे साथ ही साथ आप लोगों के लिए कह रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है। आप सभी लोग कहेंगे कि मुझे भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी प्रदर्शन करूं, अपनी मांगों को रखूं। अब इसकी बात यहां पर देखिए, प्रदर्शन या धरना अभिव्यक्त करने का अधिकार के अंतर्गत शामिल है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं कि किसी विश्वविद्यालय में अगर फीस बढ़ जाती है तो आप मांग कर सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय का फीस क्या किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी के, हर कास्ट के स्टूडेंट पढ़ते हैं। जनरल कैंडिडेट पढ़ते हैं, ओबीसी कैंडिडेट पढ़ते हैं, एससी एसटी जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। अगर फीस बढ़ जाएगा, जनरल वाला शायद दे सकता है, ओबीसी वाला भी शायद दे सकता है, एससी और एसटी वाला, पीएच कोटा वाला स्टूडेंट कहां से ला करके देगा? नहीं बढ़ना चाहिए। हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम धरना पर बैठ सकते हैं। आए दिन आप सभी लोग समाचार पत्रों में देखते होंगे कि कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र धरना पर बैठ गए, क्या हो गया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फीस को हाइक कर दिया गया। या फिर बीएचयू की हम बात करते हैं, बीएचयू के स्टूडेंट धरना पे बैठ गए, क्या कर दिया गया, हॉस्टल के फीस को और कॉलेज की फीस को इनहांस कर दिया गया। इसको लेकर के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं, ये आपके शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? प्रदर्शन या धरना अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। यही चीज मैं बताना चाहता हूं। लेकिन किंतु हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है। आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात को मनवाने के लिए क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा प्रयागराज में बंद करवा दे रहा हूं, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सिचुएटेड है और मैं पूरा का पूरा इलाहाबाद ही बंद करवा दे रहा हूं, मैं पूरा का पूरा इलाहाबाद में हड़ताल करा दे रहा हूं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग को मांग सकते हैं।
यूनिवर्सिटी सुने या ना सुने ये उसके ऊपर है, आप पूरे देश को बंद नहीं करवा सकते हैं, आप हड़ताल नहीं करवा सकते हैं। ये सभी की सभी बातें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 से सीखने का काम किया है। जो चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी का इंग्लिश वर्जन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे दे रखा है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात कर रहा है। अगर हम 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करते हैं जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ रहा था पहला, मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहा था कि आप कहीं पे भी संघ या संगम बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहा है। फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन की बात कर रहा था कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में भी हम बात किए थे कि कहीं पे भी आप आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं प्रयागराज से मैं होकर के मैं चला गया, दिल्ली चला गया, वहां पे वो दिल्ली हमें भाग गई, मैं दिल्ली में रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 में ही प्रोवाइड कर दिया गया। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सभी के सभी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 के ही अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं। आप ABCDEF सभी को आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एक और राइट हमारे पास हुआ करता था, आप कहेंगे कि वो कौन सा राइट था, तो संपत्ति का अधिकार था। क्या था, तो हमारे संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, यहां से हटा दिया गया और उसको कहां डाला गया है, तो संपत्ति के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल A के अंतर्गत डाल दिया गया है। उसकी कहानी लंबी है, अगर मैं बताऊंगा तो पूरा केशवानंद भारती का जजमेंट हमको यहाँ पे कोट करना पड़ेगा, काफी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए लिखा है सब क्लॉज F ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 44th अमेंडमेंट। 44वां संविधान संशोधन कराया गया था और उसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया था, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल A के अंतर्गत डाल दिया गया था। सारी की सारी चीजों को मैंने हिंदी में आप लोगों के सामने रख दिया है। ये पूरा का पूरा PDF आप सभी लोगों के साथ ही सभी लोगों के सामने इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये PDF आप सभी लोगों के पास होना चाहिए तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और वहां से एज यूजुअल आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।